नमस्कार। HW न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस यानी कि चुनाव होने हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता बना पाएगी? क्या समाजवादी पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी को हरा सकेगी? यह आज हमारा विषय है और यह मुद्दे पे हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार, मेरे मित्र और पब्लिक के मैनेजिंग एडिटर आनंदवर्धन सिंह से। चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हवा किस तरफ चल रही है और कौन से पार्टी का माहौल बनता नजर आ रहा है। लेट्स गेट राइट इनटू द शो। सिंह साहब, थैंक यू सो मच मेरे शो में आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह साहब, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? अखिलेश यादव आखिर है कहां? उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चुनाव की तैयारी हो रही है और ये सबको पता है कि 24 का सेमीफाइनल इज इन यूपी। और सेमीफाइनल में जैसे होता नहीं था, इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ एलिमिनेशन राउंड एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अगर यूपी में बीजेपी हार जाती है, आई एम टॉकिंग हाइपोथेटिकली, अगर हार जाती है तो बीजेपी फाइनल 24 का नहीं खेल रही है, मतलब 24 भी इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। अब बात यह है कि यूपी में क्या हो रहा है। यूपी में हर आदमी इलेक्शन मोड में आ गया है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग कह लीजिए, या देयर आर टू थिंग्स हैपनिंग। एक पर्दे के पीछे जिसमें सोशल इंजीनियरिंग आ रही है, टॉकिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स आ रहा है, टॉकिंग ऑफ सीट एडजस्टमेंट्स आ रहा है, दिस इज ऑल हैपनिंग। जिसमें वो प्रबुद्ध सम्मेलन आ रहा है, बिकॉज कोर्ट ने कह रखा है कि आप किसी कास्ट पे सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, तो ब्राह्मण को दे आर टर्निंग इनटू प्रबुद्ध, डिफरेंट टर्म्स, बट बेसिकली इट इज अ ब्राह्मण सम्मेलन। तो ये सब चल रहा है। पर ऑन ग्राउंड, जिसको कहते हैं कि जो पर्दे के सामने होता है, उसमें अभी तक सिर्फ बीजेपी है। अभी तक ओनली बीजेपी कुछ रैलीज कर रही है, या बीजेपी किसी तरह का, कल प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ में थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया, बट ये सब इलेक्शन रैली ही जैसा है, बिकॉज वहां पे वो विपक्ष के ऊपर हमला कर रहे हैं। इट इज नॉट सिंपल इनॉग्रेशन, कोई केवल वो शिलान्यास नहीं था। तो कहना यह है कि हर एक आदमी इलेक्शन मोड में है। बीजेपी अपने बाहर भी आ गई, बैकरूम ऑपरेशन भी चल रहा है, बाहर भी चल रहा है। बाकी पार्टीज का बाहर में केवल ये जात वाले सम्मेलन कर रहे हैं। विथ आई स्टिल फील कि अभी थोड़ा लेट कर रहा है विपक्ष। वो विपक्ष, जो भी विपक्ष हो, जिस भी रूप में हो, उसको अब इट इज हाई टाइम कि उसको सामने आ जाना चाहिए। अब उनकी रैली सामने से स्टार्ट हो जानी चाहिए। सर, ये अखिलेश यादव जो है, व्हाई इज ही नॉट कमिंग आउट? जिस तरीके से ममता बनर्जी ने उनका कैंपेन किया था, अखिलेश क्यों नहीं कर पा रहा है? नहीं, उसके दो एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं। जो एक एक्सप्लेनेशन जो ज्यादा समझ में आता है कि अखिलेश थोड़ा डरते हैं। अखिलेश में वो वाली बात नहीं है जो ममता बनर्जी में थी, और उस डरने का कारण यह भी है कि इन लोगों के पास बहुत पैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके रिटर्न्स भी अगर आप देख लीजिए जो myNeta.com में है, तो वो पैसा तो बनाया गया है। तो इसलिए अखिलेश डरते हैं। अखिलेश ये डरते हैं कि जो भी, जिस ढंग से भी अमित शाह डराते हैं लोगों को ईडी से या सीबीआई से या ऑल दिस, तो एक तो वो डरते हैं। दूसरा, अखिलेश यादव उसको जस्टिफाई करने के लिए अब ये कहते हैं कि मैं अभी बाहर इसलिए नहीं निकल रहा हूं कि अगर मैं अभी बाहर निकलूंगा तो मेरे जो सपोर्टर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनको ये सरकार तंग करेगी और उनको जेल में डालेगी और थिंग्स लाइक दैट। नो, दिस इज रॉन्ग। मैं आज तक किसी नेता को मैंने रेयरली देखा कि वो बॉदर्ड अबाउट हिज वर्कर्स की वो जेल में जाएगा। अगर जेल में जाएगा तो आपके वोट बढ़ेंगे। आप इलेक्शन पॉलिटिक्स में अगर आप किसी को जेल में डाल दीजिए तो उसके तो वोट बढ़ जाते हैं। तो इट इज बेसिकली, मेरे ख्याल में वो थोड़ा डर रहे हैं। उनको बहुत सी चीजें, ही ऑल्सो हैज टू हाइड, उनको भी बहुत सी चीजें छुपानी है। उनके पास भी कुछ स्केलेटन्स हैं जिसको कहते हैं, जिसको अगर सरकार चाहे तो उसको राइट टाइम पे कर सकती है, लेकिन उनको बाहर आना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। ये जो अंदरूनी प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी का, वो कित इफेक्ट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन को या उनके प्रोस्पेक्ट्स को? बहुत ज्यादा। देखिए,
मैं इसलिए उसको बताऊं बहुत ज्यादा, ये सरफेस पे नहीं है, और ये बिल्कुल आप अगर अगर आपके चश्मे का नंबर सही है तो आपको बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। अमित शाह इज अ प्लेयर इन एवरी स्टेट। अगर आपको याद हो तो बंगाल में अमित शाह आगे लीड करते थे और बाकी लोग आते थे, बाकी लोग वेयर सपोर्टेड। यूपी में अमित शाह नहीं आ रहे हैं। अब उसके दो तीन कारण हैं जो अंदरूनी कलह है। पहला कारण यह है कि योगी, अब अगर आप देश में किसी से बात करिए तो हु आफ्टर मोदी में 99% टाइम का नाम आ रहा है योगी का। मैं ये बात कर रहा हूं, चाहे वो चाहे मुंबई में करिए, चाहे दिल्ली में करिए, चाहे साउथ में करिए, लेकिन हु आफ्टर मोदी इन बीजेपी नाम योगी का आ रहा है, जो अमित शाह का नाम अब नहीं आ रहा है। तो एक तो अमित शाह की समस्या योगी से है, इसमें देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। दूसरी समस्या उसमें जो लोगों को लगता है उनकी आनंदीबेन पटेल से है। आनंदीबेन पटेल इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। 2022 में वो गवर्नर रहती हैं तो वो इंपॉर्टेंट रहेंगी। और आनंदीबेन पटेल और अमित शाह का गुजरात पॉलिटिक्स में बहुत आपस में लड़ाई झगड़ा है, क्योंकि जब 2016 में आनंदीबेन पटेल चीफ मिनिस्टरशिप से हटी थी, और उस समय जो कारण थे कि लोकल बॉडीज इलेक्शन बीजेपी हारा था एंड थिंग्स लाइक दैट, उसमें एक बड़ा रोल अमित शाह का था। और उससे बड़ा रोल अमित शाह का यह था कि आनंदीबेन पटेल चाहती थी कि उनकी लड़की जब वो वहां से हट रही थी और गवर्नर बन रही थी, तो जो सीट खाली हो रही थी, शी वांटेड कि उनकी लड़की को वहां से टिकट मिले। शी रन्स दी विधानसभा इलेक्शन। अमित शाह ने उस समय पूरा जोर लगा के उनकी लड़की को टिकट नहीं लेने दिया। और उस समय जैसे आप कहते हैं ना कि कुछ चीजें ईश्वर के यहां तय होती हैं, भूपेंद्र पटेल जी को लाया गया एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। भूपेंद्र पटेल ने उस कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा एंड आज भूपेंद्र पटेल वो हो गए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आनंदीबेन पटेल और अमित शाह के बीच राइवलरी, मतलब जो आपस की पॉलिटिकल खींचातान है, बहुत ज्यादा है। और आपको एक और चीज बता दूं, मैंने नहीं देखा है लेकिन आपको अगर कहीं दिखे, अमित शाह एंड आनंदीबेन पटेल 2016-17 के बाद इन लोग स्टेज शेयर नहीं करते हैं। अगर इस स्टेज पे आनंदीबेन पटेल जा रहे हैं तो अमित शाह नहीं जाएंगे। अब आगे पॉलिटिकल मजबूरी की वजह से जाना पड़े, आई डोंट नो। एंड आई वांट पीपल, मैंने जैसे आपसे कहूं, कहीं अगर आपको ये फुटेज मिले तो मुझे भेजिएगा, बिकॉज आई विल करेक्ट माई सेल्फ। तो ये लोग नहीं जाते हैं। तो दूसरी बात, तीसरी बात, केशव प्रसाद मौर्य हैं एक लखनऊ में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो वो स्टेट बीजेपी के प्रेसिडेंट थे। और उनको पूरी उम्मीद थी, क्योंकि बाकी जगह भी होता है, जो प्रेसिडेंट होता है ही बिकम्स द चीफ मिनिस्टर जनरली, तो ही वाज वेरी होपफुल ऑफ बिकमिंग अ चीफ मिनिस्टर। अब वो कहीं से आके योगी जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया एंड ही उनको मतलब अपने को सेटिस्फाई करना पड़ा एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन कल आप सोच सकते हैं, नरेंद्र मोदी साहब की रैली होती है अलीगढ़ में एंड केशव प्रसाद मौर्य उसको अटेंड नहीं करते हैं। और सिर्फ अटेंड ही नहीं करते हैं, क्योंकि बाकी जगह यह है कि भाई उनको तबियत खराब हो गई। मुझे लगता है उनको कहना चाहिए था तबियत खराब हो गई। भाई एक दिन का आजकल वायरल है, मैं कई जगह कह रहा हूं कि सबसे आसान ये था, आजकल वायरल चल रहा है कि वायरल हो गया था। नहीं, ही गोज टू रायबरेली, डज एक अपना कार्यक्रम करते हैं और फिर आते हैं। तो वो बिल्कुल साफ पर्पस दिखाते हैं कि मैं अलीगढ़ की रैली अटेंड नहीं कर रहा हूं ना। दूसरा, अमित शाह के पास वो बार बार मिलने जाते हैं, उसकी तस्वीरें आती हैं। और अभी उन्होंने फिर कहा, पहले भी कहा था और अभी उन्होंने 5-7-10 दिन पहले फिर कहा कि चीफ मिनिस्टर तो डिसाइड होगा आफ्टर इलेक्शन। वो अभी भी योगी को चीफ मिनिस्टर डिसाइड तैयार मानने को तैयार नहीं है। और उनके पीठ पे पूरी तरह से अमित शाह इज बैकिंग हिम। जैसे अमित शाह की एक आदत है, कैलाश विजयवर्गीय को वो रखे हुए हैं मध्य प्रदेश में, ही हैज हिज ओन पीपल। तो ये उनका पॉलिटिकल चेहरा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक चौथा नाम संजय निषाद का आपने कई बार इधर देखा होगा इन लास्ट 1 or 2 मंथ, एट टाइम्स इज गोइंग देयर हैविंग टी एंड थिंग्स लाइक दैट। संजय निषाद के लड़का जो है, वो पहले समाजवादी पार्टी से एमपी हुए थे जब योगी आदित्यनाथ ने वो सीट खाली की थी ना बाय इलेक्शन इन 2017-18 व्हाटएवर इट इज। और उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए और 2019 के इलेक्शन में वो बीजेपी के एमपी हैं। संजय निषाद जो हैं वो महाराजगंज जिले के में आते हैं और जिला पंचायत के सदस्य का इलेक्शन हार चुके हैं। तो लेकिन आज की तारीख में यू फाइंड हिम एवरी नेक्स्ट अदर डे, वो जाके चाय पी रहे हैं उनके साथ, और वो सबसे ज्यादा वो हमला करते हैं योगी के ऊपर। तो
इनडायरेक्टली अमित शाह ऐसे सारे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो योगी को चैलेंज कर रहे हैं। तो वो जो आपस की कला है वो बहुत स्पष्ट है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सिंह साहब, तो मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, उत्तर प्रदेश जी। में बड़ा कौन है? योगी बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा है? हु इज बिग? नहीं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत क्या है कि उसके पास आज अगर वोट लेना है तो हिंदू मुस्लिम के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। और एंटी इनकम्बेंसी किसी भी जगह आती है, वो कोई भी स्टेट हो, कोई भी लीडर हो, उसकी एंटी इनकम्बेंसी है। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में यू विल बी सरप्राइज, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम लोग तालिबान की बात करते हैं। आज तक किसी विधानसभा में दूसरी कंट्री की बात नहीं की जाती। वो हमसे क्या मतलब? अच्छा, यूपी का कोई बॉर्डर स्टेट भी नहीं कि मेरा यूपी का बॉर्डर पाकिस्तान से है। जैसे भाई देयर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इनका मैटर ऑफ कंसर्न है कि इनकी बॉर्डर्स भी वो हैं। हमारा तो कोई बॉर्डर पाकिस्तान से भी नहीं है। हमारा जो बॉर्डर है वो थोड़ा बहुत नेपाल से लगता है यूपी का, लेकिन वी टॉक ऑफ तालिबान। उसी तरह से ये बहुत कैलकुलेटेड है जो अब्बा जान शुरू हुआ है यूपी में। बिल्कुल नो, और जो मुझे लगता है कि इट इज इन स्लाइटली बैड टेस्ट, ये अब्बा जान, ये सब थोड़ा बिलो दी बेल्ट है। और अब जो भी उन्होंने इसको कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, लेकिन कहीं ये जैसे वो दीदी वाला इट वेंट उनके अगेंस्ट काम किया था, बीजेपी के अगेंस्ट, उसी तरह से मुझे लगता है कहीं अब्बा जान बीजेपी के अगेंस्ट काम नहीं करे। तो सिंह साहब, 5 चीफ मिनिस्टर को चेंज किया गया भारतीय जनता पार्टी ने, पर योगी आदित्यनाथ को चेंज नहीं कर पाया। अगर योगी आदित्यनाथ, बीजेपी योगी आदित्यनाथ से बड़ा है, तो जो प्रॉब्लम बाकी सब चीफ मिनिस्टर्स में, जो चेंज किए हुए चीफ मिनिस्टर्स में था, वही सेम प्रॉब्लम योगी आदित्यनाथ के साथ भी है, क्योंकि वहां भी एमएलएस, जैसे आपने यू सेड इट राइटली, वहां के एमएलएस भी अंदरूनी देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो फिर वो क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपने ही जिसको, अब मैं थोड़े हार्ड वर्ड नहीं यूज करता हूं क्योंकि वो ठीक नहीं है, आपने ही योगी जी को पोस्टर बॉय ऑफ हिंदुत्व बनाया हुआ है और आपका सारा कुछ प्लैंक है हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। आपको ये बताइए, योगी जी केरल में जाके जब हिंदुत्व की बात करते हैं, योगी जब असम में जाके हिंदुत्व की बात करते हैं, दैट वाज हिज जॉब। तो आज बीजेपी थोड़ा इसमें फंस गई है कि अगर वो योगी जी को, अब नाउ इट इज अ मैटर ऑफ कि किसमें कम नुकसान होगा, योगी जी को हटाने से ज्यादा नुकसान है कि योगी जी को रखने से ज्यादा नुकसान है। और उसमें बीजेपी को ऐसा लगता है कि योगी जी को कंटिन्यू करने में कम नुकसान है, क्योंकि हटाने से वो जो हिंदुत्व, जी सॉरी, एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें पूछने का था, हटाने में ज्यादा नुकसान है कि हटा नहीं सकेंगे? दैट्स द क्वेश्चन। क्या हटा पाएंगे अगर हटाना चाहे भी तो? नहीं, अगर हटाना चाहे तो बिल्कुल हटा सकते हैं। आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि देखिए, योगी जी की जो स्ट्रेंथ है वही उनकी वीकनेस भी है। उनकी स्ट्रेंथ यह है कि उनके ऊपर रुपए का कोई आरोप नहीं है, एब्सोल्युटली क्लीन। और यह मैं भी मानता हूं कि उन्होंने कोई पैसे का आरोप नहीं है। उनकी दूसरी स्ट्रेंथ यह है कि उनका कोई अपना ग्रुप नहीं बना है। जैसे एक केशव प्रसाद मौर्य का ग्रुप है, तो कोई ब्राह्मण ग्रुप है, तो कोई बैकवर्ड ग्रुप है, तो कोई राजभर ग्रुप है, कोई निषाद ग्रुप है। उनका कोई ग्रुप नहीं है, यह भी फैक्ट है। लेकिन यही उनकी डिसएडवांटेज और उनकी कमजोरी भी है। जब उनके ऊपर हो रहा था कि इनको हटाया जाएगा, थिंग्स लाइक दैट, यू विल बी सरप्राइज्ड, एक भी एमएलए ने ये नहीं कहा कि इनको हटाया जाएगा तो हम करेंगे। अगर आप कहीं भी किसी स्टेट में देख लीजिए, अगर कोई चीफ मिनिस्टर को चेंज करने की बात होती है, अभी आपने कांग्रेस में देखा, वो भूपेंद्र सिंह बघेल का जब हो रहा था, वो जो बीएस बघेल का जब हो रहा था, तो वो कितने एमएलए पहुंच गए दिल्ली, या येदुरप्पा वाले केस में कितने बीजेपी एमएलए कहने लगे नहीं नहीं इनको नहीं हटाएंगे आप। पर यूपी में किसी एमएलए ने नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाना चाहिए। तो उनकी वो पकड़ कहीं नहीं है, वही उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। जैसे उनका कोई कैंडिडेट नहीं है, उनके पास कोई ये नहीं कि एमएलसी में मुझे 4 लोग मेरे होने चाहिए, या ये टिकट होगा तो मेरे 6 लोग जाएंगे। ही हैज नो वन। तो वो एक कहीं ना कहीं उनको हर्ट जरूर करेगा। बीजेपी की दिक्कत यह है कि बीजेपी अगर उनको हटा देती है तो योगी जी आउटसाइड कैबिनेट और एज नॉन सीएम उनको ज्यादा तकलीफ पहुंचाएंगे बनस्पत एज सीएम। 2022 को अगर भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट आता है, और जाहिर सी बात है जिस हिसाब से सब चल रहा है, योगी जी ही चीफ मिनिस्टर, एज ऑन नाउ एटलीस्ट योगी जी इज द चीफ मिनिस्टर फेस, तो
भारतीय जनता पार्टी का फ्यूचर क्या है? 2022 से लेकर 2024 तक क्या क्या बदल हो सकती है? हम लोग दो संभावनाओं पे बात कर लें। पहली संभावना यह है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी इज कमिंग इन, बीजेपी की अपनी मेजॉरिटी आ रही है 2022 के इलेक्शन में। अगर अपनी मेजॉरिटी आ रही है तो बीजेपी के अंदर दो तरह के व्यूज हैं। एक व्यू ये कहता है कि अगर वो बहुत टाइट मेजॉरिटी हुई, मतलब अराउंड 205 210 या 5-10 कम हुए, तब योगी जी विल नॉट बी द फेस, ऐसा कहते हैं। उनका कहना यह है कि 2024 में अगर यूपी में कोई बैकवर्ड फेस नहीं रहेगा, जो हर जगह समस्या है, जैसे भूपेंद्र पटेल को उन्होंने वहां किया, शिवराज सिंह चौहान को वहां किया, उनको एक लिंगायत वाला कर्नाटक में किया, तो उनकी एक समस्या है कि उनको एक बैकवर्ड फेस ही चाहिए, जो योगी जी नहीं है। और अगर योगी जी बैकवर्ड फेस नहीं है तो उससे एक तो समस्याएं हो रही हैं। एक तो समस्या ये हो रही है कि ब्राह्मण, जो अभी सब लोग ब्राह्मण के पीछे क्यों लग गए हैं यूपी में? ब्राह्मण के पीछे इसलिए लग गए हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि योगी जी राजपूतों को प्रमोट कर रहे हैं और उससे ब्राह्मण नाराज है। अब दूसरी बात ये हो रही है कि जब योगी जी को ही सीएम फेस रख के वो आगे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ब्राह्मण को ये लगता है कि भाई ये तो आगे आने वाले समय में भी कोई स्कोप नहीं है। एंड यूपी में आखिरी ब्राह्मण जो था नहीं, आज से 12 साल पहले, दैट वाज नारायण दत्त तिवारी। उसके बाद कोई यूपी में चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ है ब्राह्मण। तो ये जरूर, और यूपी में कास्ट है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत टाइट वो आती है सिचुएशन, तो शायद योगी जी को वो चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू नहीं करेंगे। दूसरी संभावना यह है कि 2024 में उनको योगी जी को गुड ह्यूमर में रखना ही रखना है, तो वो सेंटर में उनको या तो अच्छा, योगी जी कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट से तैयार नहीं होंगे। उनको तो अगर वो सेंटर में जाएंगे तो वो अपने टर्म्स पे जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, तब योगी जी का क्या फ्यूचर है? तब योगी जी का फ्यूचर बहुत डार्क है, जिसको कहते हैं ही हैज अ वेरी डार्क फ्यूचर, बिकॉज योगी जी विपक्ष की राजनीति नहीं कर सकते हैं। वो एक उसका नमूना हम लोगों ने पार्लियामेंट में देखा था कि व्हेन ही ब्रोक डाउन, क्योंकि विपक्ष की राजनीति के लिए आपको एक डिफरेंट तरह का माइंडसेट चाहिए, जो सोशलिस्ट लोगों में सबसे ज्यादा होता है। उनको विपक्ष की राजनीति आती है, तो ही इज नॉट मेड फॉर दैट विपक्ष की राजनीति। और दूसरा क्या है कि जिस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स वो करते हैं, उसमें जैसे संघर्ष या जमीन पे उतर के धरना प्रदर्शन, जेल जाना, ये सब नहीं है। क्योंकि बीजेपी के बहुत से नेता ऐसे हैं इस समय जो जेल जा गए हैं, जिन्होंने कोई आंदोलन किया है, जो स्टूडेंट मूवमेंट से आए हैं, या जिनका कोई इस तरह का बैकग्राउंड है। योगी जी का इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है। तो उनके, और जिस दिन ये पता लग जाए बीजेपी को कि अब इनकी कोई वोट की वैल्यू नहीं है, देन आई थिंक इट विल बी, मतलब उनका फिर फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं रहेगा। सर, कांग्रेस का फ्यूचर क्या है? बहुत खराब, इन वन वर्ड। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी एक नई बात चलाना शुरू किया है, क्योंकि कांग्रेस का फ्यूचर खराब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश आई थी, वो 5 दिन के दौरे पे थी। उसमें से 2 दिन वो रायबरेली रही, 3 दिन वो लखनऊ रही। और उनका जब भी वो लखनऊ आती हैं, वो केवल लखनऊ रहती हैं ना। लखनऊ में रह के उन्होंने कोई बाहर आउटरीच नहीं किया, अपने ही लोगों को बुला के, अपने ही लोगों के साथ वो 3 दिन बात करते रही। अब आप मान लीजिए, जहां का आप HW न्यूज के हैं, आप अपने लोगों के साथ दिन भर मीटिंग करते रहिए। आप कहिए कि हम ऐसे करेंगे, हम अगले साल ऐसे करेंगे, अरे भाई, जब तक आप बाहर के लोगों का इंटरव्यू नहीं करेंगे, आपका काम न्यूज छापना है, आप लोगों से मिलेंगे नहीं, आप कहीं रिपोर्टर नहीं जाएगा, तब तक आपके न्यूज चैनल नहीं बढ़ेगा ना। आप अपना, तो वही कांग्रेस में हो रहा है वापस। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है, साइकोफेंसी की हालत यह है कि जो उत्तर प्रदेश के इस समय एक बड़े नेता हैं ब्राह्मण फेस, प्रमोद तिवारी जी, उनका स्टेटमेंट आया है कि इन माई 41 ईयर्स ऑफ माई पॉलिटिकल कैरियर, मैंने इतना बड़ा स्ट्रेटेजिशियन नहीं देखा। और यूपी में 2022 में कांग्रेस इज कमिंग बैक। अब अगर इस तरह की साइकोफेंस को आप अगल बगल रखते हैं और ये सुन के आपको अच्छा लगता है, तो फिर तो गॉड ओनली सेव कांग्रेस। एंड ऑफ द डे, इज दिस गोइंग टू बी, मतलब उत्तर प्रदेश, क्या ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का संघर्ष है? देखिए, इसका एक हरदम जान लीजिए, समाजवादी पार्टी
इस समय उस स्पेस को फिल करती जा रही है जो ऑपोजिशन का स्पेस है। और ये भी फैक्ट है, इसको भी हरदम जानते रहिएगा, कि समाजवादी पार्टी का जब भी रही है, या तो वो सत्ता में रही है या मेन विपक्ष रही है, जब से वो वजूद में आई है, बी इट बीएसपी, देन द मेन ऑपोजिशन पार्टी वो समाजवादी पार्टी, वो कांग्रेस नहीं थी। जब कभी भाजपा सरकार में आई तो मेन ऑपोजिशन पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं। तो समाजवादी पार्टी का एक पिछले 25-30 साल का ऑपोजिशन या रूलिंग वाला रोल है, तो उस स्पेस को कोई अलग नहीं कर सकता है समाजवादी। दूसरी एडवांटेज एक अखिलेश यादव को बड़ी एडवांटेज है कि जब वो 2012 में आए थे तो ऐसा कहा जाता था कि वहां 4 चीफ मिनिस्टर हैं और ये कैसे चलाएंगे, क्योंकि वो आजम खान को लोग कहते थे, मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर हैं, फिर अमर सिंह को कहते थे, शिवपाल यादव को कहते थे। आज की तारीख में अखिलेश के पास ये कोई बैगेज नहीं है। अखिलेश जो अच्छा लग रहा है या जो उनके हिसाब से, और कभी कभी टू मैनी, जैसे होता है ना, बहुत से कुक मिलके खाने को खराब कर देते हैं, उसी तरह से अखिलेश अगर आज अकेले डिसीजन ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर है। बट सर, जैसे आपने बताया प्रियंका गांधी के बारे में, अखिलेश भी तो घर बैठ के कैंपेन कर रहा है, वो भी तो बाहर दिख नहीं रहा है। हाँ, लेकिन उनके पास क्या है कि उनके पास एक संगठन प्रियंका गांधी के मुकाबले बहुत बेहतर है। उन्होंने अभी जब पंचायत इलेक्शन हुए थे तो सबसे ज्यादा जो जिला पंचायत के सदस्य मेंबर्स जीते थे वो समाजवादी पार्टी, अखिलेश की पार्टी के लोग थे। प्रियंका गांधी के साथ दिक्कत यह है कि प्रियंका गांधी अपने को फेस, अगर आज प्रियंका गांधी ये डिक्लेयर कर दें कि शी विल बी द चीफ मिनिस्टर फेस ऑफ यूपी, कांग्रेस की तकदीर रातों रात बदल सकती है। क्योंकि आज दिक्कत यह ना, कांग्रेस में कौन वो फेस है, कांग्रेस के पास वो है ही नहीं। जबकि समाजवादी पार्टी में जैसे मुझे वोट देना, मुझे क्लियर दिख रहा है ना कि मैं या तो अखिलेश को दूंगा या योगी जी को दूंगा। अच्छा, योगी जी और अखिलेश के बीच में अखिलेश की कुछ एडवांटेजेस भी हैं। अखिलेश भाई एक ठीक जगह से पढ़े हैं, अखिलेश जी 5 साल चलाए हैं। अखिलेश जी ने जब बात हुई तो कम से कम लैपटॉप की बात की थी। अखिलेश ने कुछ अपने प्रोग्राम्स को डिलीवर भी किया था। जैसे आज सबसे बड़ा अखिलेश ये कहते हैं ना कि भाई भाजपा जो है वो शिलान्यास कराती है, उद्घाटन नहीं करती, वो कंप्लीट नहीं करती है प्रोजेक्ट को। तो अखिलेश ने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए थे। ये मैं उनके क्रिटिक होने के बाद भी कह रहा हूं कि अखिलेश के साथ ये एडवांटेज तो जरूर है। ये सब में मायावती कहां पर है? मायावती जी का इस बार 2 चीजें उनको चेंज करनी पड़ेंगी जो मुझे लगता है। एक तो मायावती जी को चेंज करना पड़ेगा कि जो पैसा लेके टिकट देने का जो उनके ऊपर आरोप है, तो अगर वो उसी को, क्योंकि वो भी एक आरोप है और जो सारे लोग कहते भी हैं खुलेआम, तो अगर वो वही काम करेंगी तो उनको दिक्कत होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जो उनका वोट है वो इंटैक्ट है, वो वोट बहुत हिला नहीं है। तो ये अभी देखने वाली बात होगी। अच्छा, और मुस्लिम वोट को, जैसा कुछ लोगों को उम्मीद है कि भाई मुस्लिम वोट बसपा के साथ आएगा, मुझे ये स्पष्ट लगता है कि जो लोग, और वो गुस्सा है, ग्राउंड पे गुस्सा है भाजपा के अगेंस्ट की, एंटी इनकम्बेंसी है, जो भी है, वो अगर बीएसपी का कैंडिडेट बेटर होगा तो वो बीएसपी को भी वोट करने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। सो विल बीएसपी, मतलब बीएसपी एक पावर पोजीशन में आ सकती है? मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, एक पावरफुल पोजीशन में आ सकती है 2022 में? अगर हंग असेंबली होती है, अगर 200 से कम किसी को नहीं मिलती है तो बीएसपी ही फिर किंग मेकर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चंद्रशेखर आजाद रावण, इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी इससे पहले सिंह साहब, अगर आपको इफ यू रिमेंबर। चंद्रशेखर आजाद से बहुत मतलब लोग उम्मीद रख रहे थे कि वो कुछ, मतलब ऑब्वियसली 2022 में कुछ कर पाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सीन में ही नहीं दिख रहे। नहीं, अब जैसा कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण ने का एडजस्टमेंट अखिलेश से हो गया है। उन्होंने कहा है कि वो उनके कुछ लोगों को, अखिलेश को एडजस्ट करना होगा। उनके लोग समाजवादी पार्टी के टिकट पे ही इलेक्शन लड़ेंगे। चंद्रशेखर रावण जो हैं वो इस बार अपनी स्टेक्स क्लेम नहीं करेंगे, वो 2024 में क्लेम करेंगे। शायद उनको भी, मुझे ऐसा लगता है, उनको ये ग्राउंड पे महसूस हो गया है कि उनको कहीं कैनॉट कट, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मायावती को वोट में बहुत वो नहीं कर सकते, डेंट नहीं डाल सकते हैं। जाट का जो वोट है वो पूरी तरह से जयंत चौधरी और मतलब जो अजीत सिंह की पार्टी है उनके साथ, अजीत सिंह तो अब नहीं रहे, उनके साथ है। तो उन्होंने खुद ही कहा हुआ है कि मैं, वो जैसा उनका स्टेटमेंट है कि अब वो इस इलेक्शन में शायद पार्टिसिपेट ना करें। ही माइट वो कन्विंसिंग करेंगे शायद सपा के लिए, बट पार्टिसिपेट नहीं करें। सिंह साहब,
भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रैटेजी और वे फॉरवर्ड बड़ा क्लियर है, अखिलेश का क्या स्ट्रैटेजी है और क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपके हिसाब से? दो चीजें हैं अखिलेश को। देखिए, ये एक हिंदुस्तान की एक बहुत दुर्भाग्य है कि हर एक नेता को लगता है, जो कांग्रेस को भी लगता था, कि अगर लोग जब थक जाएंगे बीजेपी से तो आई एम द ऑल्टरनेटिव। ये दुर्भाग्य है। उसी तरह से अखिलेश को भी काफी जगह ये लगता है कि लोग अगर एज अ ऑल्टरनेटिव ऑफ बीजेपी या योगी देखेंगे तो मुझे दे हैव नो ऑल्टरनेटिव बट टू वोट मी। ये एक खराब वो है, मतलब प्रोएक्टिव होना चाहिए था। ये इससे अखिलेश को बाहर निकलना पड़ेगा। अब अखिलेश के लोग ये कहते हैं कि उनके जो नरेश उत्तम पटेल हैं, जो उनके स्टेट अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी आप नहीं सुने होंगे। आधे यूपी में आप 50% लोग, क्या 80% लोग अगर पूछे कि सपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, वो नहीं नाम बता पाएंगे। तो अखिलेश को ये लगता है कि मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव, मुझे वोट करेंगे, पर उनको अगर वोट चाहिए तो उनको बाहर निकलना पड़ेगा। लोगों का गुस्सा है और आज भी अखिलेश निकलेंगे तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि अखिलेश को वो सपोर्ट मिलेगा। पर उनका जो भी डर है मन में या जिस तरह से भी डराया गया है, वो एक अनफॉर्चुनेट है। व्हाट इज AIM का रोल? उनको बी टीम कहा जा रहा है ओवैसी को, तो क्या वो जेन्युइनली बी टीम है? नहीं, वो बिल्कुल जेन्युइनली 100% बी टीम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्योंकि अगर उनको ये रहता कि वो बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हैं या उनको ये होता कि बीजेपी को हराना जरूरी है, तो यहां पे किसान महापंचायत ने या किसान आंदोलन ने भी तो एक स्टैंड लिया है। दे आर टेलिंग कि हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो AIM अगर इस तरह का उसको रहता कि बीजेपी ही सबसे बड़ा खतरा है उनके लिए, तो वो उनका स्टैंड ये होता कि बीजेपी को वोट मत दो, तुम्हारा अगर कोई। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका रोल बिल्कुल डाउटफुल रहता है और वो उन सारी जगहों पे जाते हैं जहां पे उनकी वजह से वोट में कुछ ऐसा असर हो जाए कि बीजेपी को उसका फायदा हो। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इट इज अ बी टीम ऑफ बीजेपी। फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो किसानों का आंदोलन है, उसका कितना इंपैक्ट गिरा है इस बार और कितना इंपैक्ट गिरेगा ये इलेक्शन में? मैं इसके बारे में हरदम दो बात से कहूंगा। पहली चीज ये है कि किसान आंदोलन का इंपैक्ट है। किसान आंदोलन को जिन लोगों ने ये था कि इसका कुछ नहीं होगा, वो है आज। इसलिए आप देख लीजिए कि अब गाली देना बीजेपी ने कम कर दिया है। पहले बीजेपी बहुत गाली देती थी कि दलाल हैं, ये हैं, वो, अब नहीं कर दिया है। दूसरा, एक लीडरशिप जो यूपी की लीडरशिप है जिससे इनको तकलीफ हो सकती है, वो है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत 2020 नवंबर का राकेश टिकैत और सितंबर 2020 के राकेश टिकैत में जमीन आसमान का अंतर है। ही हैज ग्रोन, वो बहुत ग्रो किए हैं। और एक समय उनके ऊपर ये था कि इज नॉट रिलायबल, हो सकता है बीजेपी के साथ चले जाएं, थिंग्स लाइक दैट। पर राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में जब मंच से बोला अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, तो वो उसके कन्विक्शन और कमिटमेंट को हम लोगों को भी सलाम करना पड़ेगा कि ये किसी पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं है कि वो ये नारा ले। लेकिन उसने उस नारे को लेके एक्सेप्ट भी करवा दिया लोगों से। तो मैं हरदम ये कहूंगा, किसान जो आंदोलन है उसका बहुत वो है। वेस्टर्न यूपी में ज्यादा है, ईस्टर्न यूपी में कम है, इसमें दो राय नहीं है। पर ईस्टर्न यूपी में लोग बहुत दौरे कर रहे हैं, इनके बहुत सम्मेलन हो रहे हैं और वो वेल रिसीव्ड सम्मेलन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसान पंचायत का इस बार जरूर असर कहीं ना कहीं रहेगा। तो आपका वर्डिक्ट क्या है सिंह साहब? व्हाट इज योर वर्डिक्ट? इट इज टू अर्ली। मैं एक बार मैंने अपने हिसाब से कुछ कहा था, लोग बहुत वो कहे थे इट इज टू अर्ली, बट इट इज अ ओपन थिंग। आज की तारीख में इफ आई से टुडे अगर वो होते हैं तो आज बीजेपी की एज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बट लेट्स सी, अभी स्टिल लॉट ऑफ 4-5 मंथ्स टू गो। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब मेरे प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। ऑलवेज एनलाइटनिंग टू टॉक टू यू। थैंक यू। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर। हरदम अच्छा लगता है आपके आना। थैंक यू। थैंक्स।